हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री को रिवाइज करने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन में हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रिवाइज करने जा रहे थे। तो ये यहाँ पे जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है, फोर्थ फेज को हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़े थे सीडीएम के बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, उसको किस तरह से विड्रॉ किया गया है ना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कब कहाँ हुआ था, क्या कहाँ इलेक्शन हुआ था, है ना। 1935 के एक्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग अगस्त ऑफर से पढ़ने जाए, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि हम 1857 से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग 1940 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो यदि आप इस बीच का वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखें। तो अगस्त ऑफर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगस्त ऑफर 1940 में लाया गया था। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही याद रखिएगा, अगस्त ऑफर एक्चुअली है क्या। तो जो वायसराय थे लॉर्ड लिलिंगथो, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया शिमला से, ठीक है। तो और अगस्त के महीने में किया गया था 8 अगस्त को, तो इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। ये ऑफर किसी के लिए था, तो मतलब कि अंग्रेज़ों का कहना था कि आप जो है वर्ल्ड वार 2 में जो है कांग्रेस जो है कोऑपरेट करे। वर्ल्ड वार 2 में कांग्रेस ऐसा बोले अपने सैनिकों को, मतलब कि इंडियन लोगों को, कि वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ों का सहयोग करो, ठीक है। तो द ऑफर टर्न डाउन द कांग्रेस डिमांड फॉर सेटिंग ऑफ प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट बट प्रोमिस। तो ऑफर में ये तो नहीं बोला गया कांग्रेस को कि हाँ एक नेशनल गवर्नमेंट सेटअप किया जा सकता है। ऑफर में ये नहीं था कि नेशनल गवर्नमेंट सेटअप कर लीजिए आप लोग। क्या क्या था वो हम यहाँ पे देखते हैं अभी। तो इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको तुरंत एक्सपेंड किया जाएगा, नंबर इंडियंस का नंबर उसमें बढ़ाया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी टू सेटअप आफ्टर द वार, लड़ाई खत्म होने के तुरंत बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी सेटअप किया जाएगा। अ वार एडवाइजरी काउंसिल वुड बी सेटअप कंसिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश इंडियन इंडियन स्टेट। तो एक वार एडवाइजरी काउंसिल सेटअप किया जाएगा अभी तुरंत, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और जो इंडियन स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट है, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। डोमिनियन स्टेटस के बारे में सोचा जाएगा, डोमिनियन स्टेटस इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। तो मतलब कब दिया जाएगा ये नहीं बताया गया, लेकिन दिया जाएगा ये बताया गया। राइट टू सिसीड फ्रॉम सम प्रोविंस, यदि कोई प्रोविंस जो है अलग होना चाहता है तो उसको भी मतलब कि डोमिनियन जो बनेगा उससे अलग होने का राइट दिया जाएगा। तो ये 4-5 जो है बात ऑफर में दिया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड लिलिंगथो के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड लिलिंगथो के द्वारा। तो याद रखिए अगस्त ऑफर के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिलिंगथो था। इसके द्वारा 8 अगस्त को एक ऑफर दिया गया था 1940 में, जिसको अगस्त ऑफर के नाम से जानते हैं। इन दिस ऑफर द वायसराय हैड प्रोमिस्ड द मुस्लिम लीग एंड अदर माइनॉरिटीज दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर एग्री टू अ कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट इन इंडिया वी डू नॉट एंजॉय देयर सपोर्ट। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग, और अभी तक देखिए 1940 तक मुस्लिम लीग अलग कंट्री का डिमांड नहीं करते थे, ठीक है। पाकिस्तान का पहला बार मांग जो 1940 में ही आया था, ठीक है। तो हम लोग अभी वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वायसराय जो है मुस्लिम लीग और दूसरे माइनॉरिटीज को प्रॉमिस किया कि हम किसी भी कंडीशन में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बनाएंगे या फिर ऐसा गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे जिसे मुस्लिम लीग या किसी माइनॉरिटीज़ का सपोर्ट नहीं हो, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अगस्त ऑफर, अगस्त ऑफर का रिएक्शन क्या हुआ, कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। कांग्रेस जो अगस्त ऑफर कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया था, बिकॉज देयर नो सजेशन फॉर नेशनल गवर्नमेंट, क्योंकि उसमें नेशनल गवर्नमेंट का कोई सजेशन नहीं था। इनकरेज एंटी कांग्रेस लाइक मुस्लिम लीग, ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग और दूसरे लोगों को ज़्यादा मतलब कि वहाँ पे इज्जत दिया गया कांग्रेस के मुकाबले, इसलिए। द ब्रिटिश हाउएवर वेंट अहेड विथ इट्स इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंगली इन जुलाई 1941। लेकिन ब्रिटिश जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि कांग्रेस मानती है या नहीं मानती है, उस ऑफर में जो कुछ भी था अंग्रेज उसको लागू करने लगा। जैसे जुलाई 1941 में अकॉर्डिंगली जुलाई वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनाज फॉर 7 to 12 मेंबर, तो ठीक है, और एमोंग होम 4 वे ब्रिटिश एंड 8 वर इंडियंस, ठीक है। तो अगस्त 1940 में तो आया था ये वाला ऑफर, तो जुलाई 1941 में इस ऑफर को इम्प्लीमेंट भी किया जाने लगा, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए था कि कांग्रेस का विश्वास जीतना था कि वो लोग सपोर्ट करें वर्ल्ड वार 2 में। तो तुरंत एकदम मिशन मोड में जो है काम चालू कर दिया होगा। जुलाई 1941 में वायसराय जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया। पहले 7 मेंबर थे, अब 12 मेंबर कर दिया, जिसमें बोला गया 4 अंग्रेज रहेगा और 8 इंडियन रहेगा, ठीक है। पहले उसमें 3 ही इंडियन होते थे, 7 में पहले 4 अंग्रेज 3 इंडियन होते थे, अब 12 किया गया जिसमें 4 अंग्रेज और 8 इंडियन होंगे, ठीक है, ऐसा बोला गया। बट नो मेंबर ऑफ द कांग्रेस और द लीग ज्वाइन द काउंसिल, लेकिन लीग और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के कोई भी मेंबर काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर वाज लॉन्चिंग ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। और अगस्त ऑफर फेल तो हुआ ही है ना, क्योंकि लीग एक्सपेंड तो किया, 7 से 12 किया, लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं किया, ना कांग्रेस किया ना मुस्लिम लीग किया, ठीक है। तो इसका रिस्पांस में क्या हुआ, इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चालू किया गया। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो मास लेवल पे था, उसके जगह पे बोला गया कि आप इंडिविजुअल सत्याग्रह कीजिए। देयर वर 2 ओपिनियन इन कांग्रेस अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस के लॉन्च करने के समय से ही मतलब कि कांग्रेस में 2 ओपिनियन था। गांधी जी फेल्ड दैट द एटमॉस्फेयर वाज नॉट इन फेवर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। तो गांधी जी को उस समय लगा कि सिविल डिसोबीडियंस के फेवर में अब जो है, क्योंकि 1930 में ही लॉन्च हुआ था और इतने दिन तक कोई
सिविल डिसोबीडियंस चलना पॉसिबल नहीं था। 1934 में तो इसको वापस भी ले लिया गया था, है ना। हालांकि वापस तो इरविन पैक्ट के बाद ही हो गया था, 1931 के बाद ही, ठीक है। तो मूवमेंट जो 1930 के आसपास अपने पीक पर था और 1931 में वापस ले लिया गया इरविन पैक्ट के बाद। फिर से इसको चालू किया गया जब सेकंड डाउन टाउन कॉन्फ्रेंस में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन मूवमेंट दोबारा बंद हुआ, मतलब पहली बार बंद हुआ 1931 में, उसके बाद दोबारा पिक ही नहीं पकड़ा, मतलब कि मूवमेंट उतना अच्छा से चल नहीं पाया। तो 1934 में गांधी जी ऑफिशियली इसको बोले कि मूवमेंट वापस ले लिया गया, ठीक है। 1931 में वापस लिया गया था, लेकिन ऑफिशियली नहीं बोले थे, बस अपने सपोर्टर को बोल दिए थे कि अभी तुम लोग धरना प्रदर्शन बंद कर दो, ठीक है। तो 1940 के आसपास गांधी जी को लगा कि सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया जाए फिर से, लेकिन कांग्रेस को उसमें दो ओपिनियन था। फिर गांधी जी को भी उस समय लगने लगा कि जो है ऐसा माहौल अभी नहीं है ना, हवा जो है, एटमॉस्फेयर जो है फेवर में नहीं है सिविल डिसोबीडियंस का, ठीक है। और कांग्रेस में भी बहुत सारा इनडिसिप्लिन हो गया था, क्योंकि बहुत लोगों का मतलब कि ये वाला जो मेथड था उससे मन उब गया था। कुछ लीडर जो सोशलिस्ट के फॉर्म में चले गए थे, कुछ किसान सभा बना लिए थे, ठीक है। अगस्त ऑफर है डिसइल्यूजन द कांग्रेस। अगस्त ऑफर से कांग्रेस डिसइल्यूजन में हो गया, मतलब कि पहले इल्यूजन में क्या था, इल्यूजन मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है वो है नहीं। तो पहले कांग्रेस को लगता था कि अंग्रेज लोग शांति से सब कुछ दे देंगे, है ना। तो एक तरह से आंख खोल दिया कांग्रेस का अगस्त ऑफर जो था कि ये लोग डोमिनियन स्टेटस से ज़्यादा कुछ देने वाला है नहीं, है ना, पूर्ण स्वराज इन लोग देने वाला है नहीं। तो फाइनली गांधी जी जो है मीटिंग की है वायसराय के साथ शिमला में सितंबर 1940 में, अगस्त के बाद सितंबर में, ठीक है। और उससे उस ऑफर के बाद, मतलब कि उस मीटिंग के बाद शिमला में जो मीटिंग हुआ गांधी और लिलिंगथो के बीच में, उसके बाद गांधी जी कन्फर्म हो गया कि अंग्रेज लोग हम लोग कुछ देने वाला है नहीं, इंडिया के खिलाफ, इंडिया की तरफ इनका जो पॉलिसी है वही रहेगा, ये लोग मॉडिफाई नहीं करने वाले हैं। यानी गांधी जी को भी आत्मा में विश्वास हो गया था कि अब अंग्रेज जो है आज़ादी देने वाले शांति से है नहीं। तो इसलिए वह इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करने का फेवर में हुए, मतलब कि क्योंकि उनको पता था कि अभी जो है मूवमेंट जनता के द्वारा सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले ही हम चालू करके बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो जनता को भी लगता होगा कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जब मन करता है बोलते हैं चालू करो, जब मन करता है बोलते हैं बंद कर दो, है ना। तो इसलिए इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो उनके सपोर्टर थे उनको बोले कि तुम ही लोग सत्याग्रह चालू करो, ठीक है। तो सबसे पहला सत्याग्रह जो था आचार्य विनोबा भावे थे, 17 अक्टूबर 1940 को जो है, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे थे पहला सत्याग्रही थे, फर्स्ट सत्याग्रही। सत्याग्रह को इनोग्रेट किए और एंटी वार स्पीच दिए पौनार में। पौनार एक जगह का नाम है। एंटी वार स्पीच मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसके अगेंस्ट में स्पीच दिए, है ना। अंग्रेज क्या चाहता था कि कांग्रेस से सपोर्ट मिले, लेकिन कांग्रेस जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करके एंटी वार स्पीच दिलवा रहा था सबसे। तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पहले एग्जाम में जो है फर्स्ट सत्याग्रही पूछा जाता था, अब हर किसी को याद हो गया कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, तब एग्जाम में सेकंड सत्याग्रही पूछा जाने लगा है। तो याद रखिएगा नेहरू जी जो थे सेकंड सत्याग्रही थे, ठीक है। भावे हैज पर्सनली सिलेक्टेड गांधी जी फॉर दिस। तो भावे को गांधी जी के द्वारा पर्सनली सिलेक्ट किया गया था कि तुम पहले सत्याग्रही बनो, है ना। गांधी जी पर्सनली उनको ऐसा बोले थे। महात्मा गांधी सस्पेंडेड इट ऑन 17 अक्टूबर 1940 ड्यू टू लिटिल इंथुजियाज्म इट क्रिएटेड। तो इसका उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, इंडिविजुअल सत्याग्रही का भी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जनता में उतना कोई। गांधी जी को लगा था कि जो लीडर लोग सत्याग्रह करने लगे इंडिविजुअल, तो जनता भी इनके पीछे पीछे आएगी और उन लोग भी इंडिविजुअल सत्याग्रह करेगी, और सबको यदि इंडिविजुअल सत्याग्रह कर दिया तो बड़ा सा सत्याग्रह बन गया, है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो गांधी जी इसको भी बंद कर दिया 17 दिसंबर 1940 को। तो 17 अक्टूबर 1940 को स्टार्ट ही हुआ था, 2 महीना में बंद कर दिए इंडिविजुअल सत्याग्रह को, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंथुजियाज्म क्रिएट नहीं कर पाया। जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड टू ऑफर सत्याग्रह आफ्टर विनोबा भावे। इट वाज ड्यूरिंग इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी डिक्लेयर नेहरू ए चूजन सक्सेसर। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के समय ही ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी बोले थे कि मेरा सक्सेसर नेहरू जी होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज आल्सो नोन एज दिल्ली चलो सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि गांधी जी किसको अपना सक्सेसर के रूप में चुनना चाहते थे, तो नेहरू जी को चुनना चाहते थे, और कब ऐसा हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह के ड्यूरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। 1941 में जो मीटिंग हुआ था, 1940 में जो मीटिंग हुआ था सितंबर में लॉर्ड लिलिंगथो के द्वारा और गांधी जी के बीच में, तो उसके बाद गांधी जी को विश्वास हो गया ये लोग कुछ करने वाला है नहीं, तो फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ, ठीक है। 1941 में वायसराय जाके एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसको एक्सपेंड किया, लेकिन कोई ज्वाइन ही नहीं किया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। तो आफ्टर एज द वर्ल्ड वार 2 सिचुएशन वर्सन, मतलब कि बहुत ज़्यादा खराब हो गया था वर्ल्ड वार 2, 1939 से चल रहा था ना, तो 42 आते आते स्थिति बहुत खराब हो चुका था। जर्मनी इन्वाइट कर दिया था रसिया को, ठीक है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ द यूएसए एंड प्रेसिडेंट चियांग काई शेक ऑफ द चाइना आल्सो एज द लेबर पार्टी लीडर ऑफ ब्रिटेन पुट प्रेशर ऑन चर्चिल। तो जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर से विंस्टन चर्चिल, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था वहाँ के ओपोजिशन पार्टी का, यूएसए के प्रेसिडेंट का, है ना, बहुत सारे लीडर का, ताकि इंडियन को वार में लाया जाए,
सबका यही कहना था कि तुम इंडियन पे रूल कर रहे हो, इंडियन को वार में लेके आओ, ठीक है। तो एक मिशन सेटअप किया गया था, मिशन हेडेड बाय सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा एक मिशन हेड किया गया था, ठीक है। उनकी अध्यक्षता में कमेटी भेजा गया जिसको मेंबर ऑफ ब्रिटिश वार कैबिनेट एंड लेफ्ट विंग लेबराइट्स, मतलब लेबर पार्टी के जो लोग थे, लेफ्ट विंग वाले, वो लोग भी यहाँ पे आए। वाज सेंट टू इंडिया टू रिज्यूम द डायलॉग बिटवीन कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल पार्टी, ताकि यहाँ आके ब्रिटिश के वार एफर्ट्स के बारे में बताएं और कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से बात करें। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा गया था। द कांग्रेस आर्ग्यूड दैट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ डिफेक्टो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द चेंज contemplated would not be any significance. The working committee had further objection to composition of constitution of making body, in which representatives of princely state would be nominated by rulers and not elected by people. तो देखिए क्रिप्स मिशन आकर के यहाँ बात कर रहा था, कांग्रेस से बात किया, मुस्लिम लीग से बात किया, तो कांग्रेस से बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का प्रोविजन रखा जाएगा, है ना। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद, वर्ल्ड वार 2 के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा। तो कांग्रेस तो उस पर तैयार हो गया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस का जो वर्किंग कमेटी में ये इस बात पे ऑब्जेक्शन किया गया कि बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनेगा उसमें जो ब्रिटिश इंडिया के जो लोग होंगे, ब्रिटिश एरिया की तरफ से जो लोग होंगे, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर होंगे वो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो लोग हैं, यहाँ के पीपल, आम जनता, उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन प्रिंसली स्टेट से जो आएगा नॉमिनेशन, प्रिंसली स्टेट से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर आएंगे वो राजा के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, न कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोविजन यहाँ पे रखा गया था, तो इसलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस पे ऑब्जेक्शन था। कांग्रेस डिडंट वांट टू रिलाई अपॉन फ्यूचर प्रोमिसेज, और कांग्रेस ये भी नहीं चाहती थी कि भविष्य के कोई, मतलब कि बोला गया कि लड़ाई के बाद, है ना, तो इस पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं था। इट वांटेड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट विद फुल पावर एंड ऑल्सो अ कंट्रोल ओवर द कंट्री डिफेंस। तो कांग्रेस क्या चाहती थी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए इंडियन के द्वारा, और जिसमें फुल पावर हो, यहाँ तक कि डिफेंस का भी पावर हो। टू द प्रोविजन रिलेटिंग टू द नॉन एसेशन ऑफ प्रोविंस टू द यूनियन, गांधी जी राइटली डिस्क्राइब इट एज इन्विटेशन ऑफ मुस्लिम लीग टू क्रिएट पाकिस्तान। तो गांधी जी जो है इसको, इसके बारे में बोले, क्रिप्स मिशन के बारे में बोले कि ये कम्प्लीटली एक इन्विटेशन है, ठीक है, कि मुस्लिम लीग को, तुम मुस्लिम लोग के क्लियरली बोला जा रहा है कि तुम पाकिस्तान बना लो। ऑन द ओवरऑल असेसमेंट गांधी जी टर्म्ड एज प्रपोजल ऑफ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग और फेलिंग बैंक। ओवरऑल क्रिप्स मिशन को गांधी जी क्या बोले थे कि एक प्रपोजल है, पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, एक पोस्ट डेटेड चेक है, किसका, तो एक फॉलिंग बैंक है, एक क्रैशिंग बैंक है, या मतलब कि एक बर्बाद हुआ बैंक, एक दिवालिया बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गांधी जी किसके बारे में ऐसा बोले थे कि एक पोस्ट डेटेड चेक है क्रैशिंग और फेलिंग बैंक का, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी के द्वारा बोला गया था। मुस्लिम लीग डिमांडेड अ डिफरेंट डिक्लेरेशन बाय द ब्रिटिश इन फेवर ऑफ द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम, ठीक है। तो मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ रहा है कि ब्रिटिश ये डिमांड, मतलब कि ये अनाउंस करे, ये डिक्लेयर करे कि मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा एंड ऑल्सो सीट्स फॉर मुस्लिम। लीग ऑन अ 50-50 बेसिस विद द कांग्रेस इन इंटरिम गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट अभी बनेगा, है ना, मतलब मुस्लिम लीग का डिमांड क्या बोला गया कि बाद में, ठीक है, लड़ाई होने के बाद जो है, खत्म होने के बाद एक सेपरेट स्टेट का बात हुआ जाए, और अभी जो गवर्नमेंट बनेगा, इंटरिम गवर्नमेंट, जो कांग्रेस बोल रही थी कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाया जाए, उसमें लीग और कांग्रेस को 50-50 मिले, मतलब कि 50% सीट लीग को, 50% कांग्रेस को, ठीक है। लीग ऑल्सो रिजेक्टेड द क्रीप ऑफन 2 ग्राउंड, लीग जो है 2 ग्राउंड पर क्रीप्स ऑफर को रिजेक्ट किया। कौन कौन? इट डिडंट रिकॉग्नाइज सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में सेपरेट इलेक्टोरेट का कोई प्रोविजन नहीं था। देयर वाज नो क्लियर कट एक्सेप्टेंस ऑफ द डिमांड फॉर पार्टीशन, और पार्टीशन का भी इसमें कोई डिमांड, मतलब कि एक्सेप्टेंस का नहीं था। तो इस तरीके से लीग भी इसको रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस भी रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी क्या बोले कि पोस्ट डेटेड चेक है एक फॉलिंग बैंक का। डिप्रेस्ड क्लास, द सिख एंड द इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियन डिमांडेड मोर सेफ गार्ड फॉर देयर कम्युनिटीज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द डिमांड फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ इफेक्टिव पावर, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात को नकार दी कि इमीडिएट ट्रांसफर, यानी कि तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाए पावर का इंडियंस को, ठीक है। और डिफेंस, मतलब कि जितने भी इंडियन, जितना भी सब्जेक्ट है, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, सारा कुछ इंडियन को ट्रांसफर करने से अंग्रेज मना कर दिया। तो इस तरह से देखा क्रिप्स मिशन बुरी तरह से फेल हो गया। तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसको शॉर्ट में QIM या फिर अगस्त रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, अगस्त क्रांति भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था उस समय, लड़ाई तो चल रहा था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया और गया भी यहाँ से बिना कुछ लिए हुए, बिना कोई कंक्लूजन निकले हुए। जापानी जज रीच्ड इंडिया ईस्टर्न फ्रंटियर, तो जापान के जो सैनिक थे इंडिया के ईस्टर्न फ्रंटियर पे पहुंच गए थे, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है उधर पहुंच गए थे। इन मई 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड रेजोल्यूशन फॉर कॉलिंग फॉर कंप्लीट नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन विथ एनी फोर्सेज इन्वेडिंग इंडिया। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें बोला गया कि कंप्लीट नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन
विथ एनी फोर्सेज इन्वेडिंग इंडिया, कोई भी फोर्स इन्वेड कर रहा है इंडिया को तो उसके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई उसके साथ वायलेंट नहीं करेंगे। गांधी जी केम टू बिलीव दैट प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया इज एन इन्विटेशन टू जापान टू इन्वेड इंडिया। तो गांधी जी को अब और विश्वास क्या हो गया कि ब्रिटिश का जो प्रेजेंस है इंडिया में एक तरह से इन्विटेशन है जापान का कि इंडिया को तुम इन्वेड करो, है ना, क्योंकि जापान और ब्रिटिश दोनों दूसरे दूसरे मतलब कि टीम से लड़ रहे थे। एंड देयर विड्रॉवल रिमूव्स द बेल्ट ऑन 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को द मीटिंग ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी हेल्ड एट वार्धा पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। तो ये भी पूछा जाता है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ था, तो वार्धा में हुआ था, ठीक है। गांधी जी आस्क ब्रिटिश टू लीव इंडिया इन गुड्स हैंड, गॉड्स हैंड, ठीक है। तो गांधी जी ब्रिटिश को बोले कि भगवान के लिए इंडिया को तुम छोड़ दो, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय गांधी जी एक स्लोगन दिए थे डू और डाई, करो अमरों का। द हिस्टोरिक अगस्त मीटिंग टूक प्लेस ग्वालियर टैंक इन बम्बई। बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान है ना, ग्वालियर टैंक मैदान है, तो वहीं पे इसका मीटिंग हुआ कांग्रेस का और वहीं पे घोषित किया गया कि डू और डाई बोला गया और क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसलिए अब जो है ग्वालियर टैंक मैदान का नाम बदल के अगस्त क्रांति मैदान बोल दिया गया, ठीक है। आई थिंक 9 या 10 अगस्त के आसपास का एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ठीक है, 9 या 10 अगस्त 1942 को। कोर्स ऑफ मूवमेंट द AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग एंडेड एट अराउंड मिडनाइट 8 अगस्त 1942। हाँ, 8 अगस्त को मिडनाइट को उसका मीटिंग खत्म हुआ। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 9 अगस्त पुलिस अरेस्टेड महात्मा गांधी, और 9 अगस्त को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। जितने भी लीडर थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। और ये पूछा जाता है कि गांधी जी को उस समय अरेस्ट किया गया था 1942 में, तो कहाँ रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस था, पुणे में आई थिंक था, तो वहाँ पर रखा गया था इनको। तो सबको अरेस्ट किया गया। फ्रॉम 9 से 10 अगस्त देर वर वाइड स्प्रेड डिस्टर्बेंस इन बॉम्बे। बॉम्बे में काफ़ी डिस्टर्बेंस फैला। अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, हर जगह मतलब कि इंडिया के लगभग हर शहर में बड़े बड़े लीडर को अरेस्ट किया गया, ठीक है। और ये जो 4 दिन था 9 से 13 तारीख तक, इसको ग्रेट अगस्त अपराइजिंग बोला जाता है, इसको ग्रेट अगस्त अपराइजिंग बोला जाता है। अब पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन सतारा, और इसमें यह भी बोला गया था कि अपने अपने लेवल पे अपने अपने सिटी को, अपने अपने स्टेट को आज़ाद करा लो, है ना, इस तरीके से पूरा इंडिया आज़ाद हो जाएगा। और आज़ाद करा के वहाँ के पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप करो। पैरेलल गवर्नमेंट तो अंग्रेज के जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ एक नया गवर्नमेंट सेटअप करो जिसका कोई इंडियन रूलर हो। तो डिफरेंट जगह पे गवर्नमेंट सेटअप किया है। सबसे पहले सतारा में सेटअप किया गया था, महाराष्ट्र में सतारा है, जो बहुत लंबे समय तक रहा था। बंगाल में सेटअप किया गया था, तामलुक जातीय सरकार सेटअप किया गया था बंगाल में, वो भी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया था। एक बलिया में यूपी का काफ़ी फेमस है, चिंटू पांडे के नेतृत्व में इसको किया गया था। तो बलिया का काफ़ी फेमस यहाँ पे है पैरेलल गवर्नमेंट वाला में। तो ऐसा माना कहीं कहीं बुक में भी या फिर कहीं न्यूज़पेपर में आपको मिला, मतलब कि मिलेगा लिखा हुआ कि सबसे पहला गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में सबसे पहला आज़ाद होने वाला शहर बलिया है। तो ऐसा नहीं है, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बलिया जो है वहाँ पे भी जो है सेटअप हुआ था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला था, इसलिए इसको बोला जाता है कि सबसे पहले आज़ाद होने वाला शहर जो है बलिया है इंडिया में। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुआ था 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय, सबसे लंबा दिन तक यहाँ रहा था, ठीक है, ये सबसे लंबा दिन तक रहा था। लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट वाज रन बाय चिंटू पांडे इन बलिया, ठीक है, इसलिए इसको बागी बलिया भी बोला जाता है। इट नाउ टुक द शेप ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज डायरेक्ट अगेंस्ट ब्लोइंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड अटैक ऑन पुलिस पर्सनल। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि बिना लीडर का ये मूवमेंट था, है ना, इसका कोई नेता नहीं था, और लोग अपने मन मर्जी से जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। जितना वायलेंस, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था इसमें, ठीक है, तो पुलिस पे अटैक हो रहा था। द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट, बहुत लोग जो थे, फिर जब नेता लोग को अरेस्ट किया जाने लगा तो बहुत लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि छिप गए कहीं कहीं जा करके, जो लीडर लोग थे, जैसे अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, ठीक है, बिजू पटनायक जो बाद में उड़ीसा के CM भी बने हैं ना। तो ये सब नेता जो है जाकर कहीं कहीं छुप गए। इस समय एक लीडर का नाम आता है, एक फीमेल लीडर का नाम आता है उषा मेहता, ठीक है। उषा मेहता का नाम आता है किस लिए फेमस है, तो एक रेडियो स्टार्ट किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग में, एक रेडियो, अंडरग्राउंड रेडियो कांग्रेस के लिए स्टार्ट किए थे, इसलिए उषा मेहता का नाम लिया जाता है। जयप्रकाश नारायण और रामनंदन मिश्रा ज्वाइन द अंडरग्राउंड मूवमेंट आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम हजारीबाग जेल। तो हजारीबाग जेल से भाग करके जयप्रकाश नारायण और रामनंदन मिश्रा जो है इस मूवमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट किए, भाग करके नेपाल चले गए थे, वहीं से इस मूवमेंट को सपोर्ट किए, ठीक है। 9 नवंबर 1942 को ये सब हुआ था, जेल से भागे थे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्ट ऑफ अंडरग्राउंड मूवमेंट वाज एस्टेब्लिशमेंट कांग्रेस रेडियो। अच्छा हाँ, ये कांग्रेस रेडियो का सेटअप किया गया था किनके द्वारा, उषा मेहता के द्वारा, उसके अनाउंसर थे उषा मेहता, ठीक है। ये कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे जो अंडरग्राउंड थे दूसरे जगह, उनको न्यूज़ देने का काम करते थे रेडियो के सहारे। अब रिस्पॉन्सेज एंड ट्रेंड, तो क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या क्या रिस्पॉन्स रहा। तो हालांकि मूवमेंट एक तरह से बाद में फेल हो गया था 2 साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद, ठीक है।
फिर भी इसका एक ग्रेट एफर्ट आया, मतलब कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा अंग्रेजों पे। द क्विट इंडिया मूवमेंट गोट अ मैसिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल ऑफ बॉम्बे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, हर जगह, मतलब कि इंडिया के लगभग हर इलाके से जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ तक कि सिंध और NWFP से भी मिला था वहाँ, लेकिन वहाँ से काफ़ी कमज़ोर रिस्पॉन्स मिला था, है ना। पंजाब, सिंध, NWFP नहीं कि जो पाकिस्तान वाला भी इलाका है उधर वाले इलाके से, क्योंकि उस समय तक मतलब कि उन लोग को एक मन में बैठ गया था कि हम लोग दूसरे देश के आदमी हो गए हैं ना, अब हम लोग तो दूसरा देश ले ही कर रहेंगे, क्योंकि 1940 से अलग कंट्री का डिमांड होने लगा था। ठीक है, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट के समय। देयरफॉर कांग्रेस कमेटी वाज रिवाइव्ड अंडर डिफरेंट नेम, तो इसलिए कांग्रेस कमेटी का मीटिंग कहीं भी होता था तो बंद कर दिया जाता था, तो नाम बदल के कांग्रेस के जो कमेटी था उसको चलाया जाने लगा, जैसे कांग्रेस वर्कर असेंबली, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, कांग्रेस मैन, इस तरीके से नाम रखा जाने लगा। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है रिएक्शन ऑफ अदर पार्टी, दूसरे पार्टी का क्या रिएक्शन था इसमें। तो मुस्लिम लीग केप्ट अलूफ, यानी कि मुस्लिम लीग कम्प्लीटली अलग रहा क्विट इंडिया मूवमेंट से, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, अंडरग्राउंड वर्कर को शेल्टर प्रोवाइड किए, है ना। हिंदू महासभा भी इस मूवमेंट का विरोध किया था, यानी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों इसका विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अपोज द मूवमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो था वो भी इस मूवमेंट को विरोध किया था। द प्रिंसेज एंड लैंडलॉर्ड्स वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश वार एफर्ट। ठीक है, तो प्रिंसेज जो थे, जो राजा थे और लैंडलॉर्ड थे, वो भी ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे और मूवमेंट में उनका कोई सिंपैथी नहीं था। सम कांग्रेसमैन लाइक राजगोपालचारी, बल्लू भाई देसाई डिडंट पार्टिसिपेट, और यहाँ तक कि कुछ कांग्रेस के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि पहला बात तो इसमें सारे नेता को अरेस्ट कर लिया गया था, तो कोई लीडर उतना नहीं था निगोसिएशन करने के लिए, और दूसरी बात ये मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हो गया था। ठीक है, अब रिप्रेशन बाई गवर्नमेंट के द्वारा इस मूवमेंट को कैसे दबाया गया। ठीक है, तो द गवर्नमेंट यूज एयरप्लेन टू गन डाउन पीपल एट वेरियस प्लेसेस, तो गवर्नमेंट जो है हवाई जहाज़ का, एरोप्लेन का यूज़ करने लगा कहीं कहीं। ठीक है, देयर वर काउंटलेस लाठी चार्ज, कितने लाठी चार्ज हुए कोई गिनती नहीं है। फ्लॉगिंग, इम्प्रिजनमेंट, बहुत लोगों को जेल भेजा गया। गांधी जी कम्युनिस्ट अ फास्ट ऑन 10 फरवरी 1943 इन जेल, तो जेल में ही 10 फरवरी 1943 को गांधी जी फास्ट किए। ही डिक्लेयर्ड द फास्ट वुड लास्ट फॉर 21 डेज, 21 दिन का फास्टिंग किए। ग्रुप ऑफ पीपल सेक्रेटली रिच्ड पुणे टू ऑफर सत्याग्रह आउटसाइड द आगा खां पैलेस, जहाँ पे गांधी जी को रखा गया था, है ना। तो बहुत लोग पुणे किसी तरीके से छुप छुपा के पहुँच गए और बाहर से सपोर्ट करने लगे गांधी जी को। द नेटिव स्टेट ऑफ अवध हुज रूलर आर प्रो नेशनलिस्ट एंड हैज गोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हिज स्टेट ड्राफ्टेड बाय गांधी जी प्रोवाइडेड इनवैल्यूएबल सपोर्ट बाय ऑफरिंग शेल्टर टू द प्रति सरकार एक्टिविस्ट। एक्चुअली हुआ गया यहाँ पे कि जो अवध का जो नेटिव रूलर था, ठीक है, जो मतलब कि था तो प्रिंसली स्टेट का रूलर, ठीक है, लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अवध में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिए कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसमें गांधी जी भी नहीं थे, जिन्ना भी नहीं थे। ठीक है, लेकिन अवध का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो अवध का जो रूलर था एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जनता को प्रशासन करने के लिए, एक रूल बनाया था, उसको ड्राफ्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो गांधी जी के प्रति उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, इसलिए जो अवध का रूलर था एकमात्र ऐसा प्रिंसली स्टेट का रूलर था जो सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। और सपोर्ट किस तरीके से किया था, तो जो भी छुपने के लिए जाता था उसको अपने स्टेट में वो जगह देता था छुपने के लिए। ठीक है, फिर जो भी डिफरेंट जगह जो गवर्नमेंट बनाया था, प्रति सरकार जो बनाया था, पैरेलल गवर्नमेंट जो बना था, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ किसके नेतृत्व में हुआ था, तामलुक जातीय गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में हुआ था, जातीय सरकार अंडर सतीश सामंत। ठीक है, तालचेर उड़ीसा में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में, सतारा महाराष्ट्र में प्रति सरकार अंडर नाना पाटिल, बलिया यानी कि यूपी में चीटू पांडे के नेतृत्व में। ठीक है, फर्स्ट वन टू कम इनटू बीइंग, पहला यहाँ सेटअप हुआ था, पहली बार, मतलब कि जब बोला गया कि पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप करो तो सबसे पहली बार सेटअप हुआ था और सबसे ज़्यादा दिन तक सेटअप हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि बलिया सबसे पहली बार आज़ाद हो गया इंडिया में। ठीक है, आई थिंक 1942 के बाद कभी अंग्रेज़ के हाथ में गया ही नहीं। ठीक है, 1942 में सेटअप हुआ, 44 या 45 तक रहा, उसके बाद तो 47 में अंग्रेज चले ही गए, तो इसलिए बलिया का नाम लिया जाता है हिस्ट्री में। अब सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के बारे में पढ़ना है, सुभाष चंद्र बोस और आईएनए का क्या रोल था इंडियन के फ्रीडम में। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, 23 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। फिलॉसफी उन्हें कैम्ब्रिज में जाकर पढ़ाई की थी और इंडियन सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई भी किए थे। उनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, CR दास जिनको बोला जाता है। कलकत्ता के मेयर के रूप में उनको इलेक्ट किया जाता था जब वो जेल में थे, उसी समय, है ना, जब वो जेल में थे उसी समय उनको कलकत्ता के मेयर के रूप में इलेक्ट किया गया था इन 1932। इन 1939 ही डिफेटेड गांधी जी नॉमिनी पट्टाभाई सीतारामैया टू इलेक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे 2 सेशन आता है, एक 1938 का सेशन, ठीक है, ये हरिपुरा में हुआ था। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1938 में हरिपुरा में। फिर 1939 में फिर से सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़े प्रेसिडेंट के लिए कांग्रेस के, हर साल इलेक्शन होता था उस समय, अभी के जैसा नहीं था।
तो 1939 में कांग्रेस में दोबारा इलेक्शन हुआ, मतलब कि हर साल तो होता ही था। तो उसमें फिर सुभाष चंद्र बोस खड़ा हुए, लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने। तो गांधी जी अपना एक कैंडिडेट बनाए थे प्रतापी सीतारामैया को, ठीक है। फिर भी मतलब सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, मतलब सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस में पॉपुलैरिटी काफ़ी बड़ा हो गया था, ठीक है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं गांधी जी के जो कैंडिडेट थे, इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता था, उसके अगेंस्ट खड़ा होकर जीत के दिखा दिए तो सुभाष चंद्र बोस, तो इस समझ सकते थे कितने पॉपुलर हो गए थे उस समय, ठीक है। तो 1939 में ही डिफीटेड गांधी जी नॉमिनी पट्टाभी सीतारामैया और री इलेक्ट हुए। तो लगातार 2 बार ये बने, 1938 में और 1939 में, ठीक है। 1938 में सेशन हुआ था हरिपुरा में और 1939 में हुआ था त्रिपुरी में, ठीक है। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा तो एक स्टेट है, त्रिपुरी एक जगह का नाम है, त्रिपुरी में हुआ था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर गांधी जी, इनके जीतने के बाद भी गांधी जी के साथ इनका कोई संबंध ठीक नहीं रहा, तो फिर ये अंत में जो है गांधी जी का इज्जत करते हुए ये इस्तीफा दे दिए, रिजाइन कर दिए, ठीक है। त्रिपुरी सेशन से ही रिजाइन कर दिए, यानी कि अध्यक्ष जीतने के बाद रिजाइन कर दिए। तो इसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद प्रेसिडेंट कौन बना, फिर जैसे प्रेसिडेंट तो सुभाष चंद्र बोस बने, फिर रिजाइन कर दिए, ठीक है, कुछ दिन के बाद, तुरंत नहीं। तो उसके बाद फिर बाकी सेशन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, मतलब 1 साल के लिए एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में राजेंद्र प्रसाद इसको फिर कैरी ऑन किए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपुरी संकट में जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिए थे तो उनके बाद कौन उनके जगह पर अध्यक्ष बना था, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे, जो बाद में फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे बाद में जाकर के, ठीक है। तो 1939 ही डिफीटेड गांधी जी नॉमिनी पट्टाभी सीतारामैया टू रिलेक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट। रविंद्रनाथ टैगोर रिगार्डेड हिम एज देश नायक। रविंद्रनाथ टैगोर जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से बोलते थे। सुभाष चंद्र बोस फाउंड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1941 में फॉरवर्ड ब्लॉक। तो एक्चुअली 1939 में जब यहाँ से वो निकले, मतलब कांग्रेस से इस्तीफा दिए, उसके बाद फिर वो कुछ दिन जेल में रहे, उसके बाद फिर दूसरे कंट्री भाग गए, है ना, अफगानिस्तान के रास्ते उधर जर्मनी गए, उसके बाद फिर जापान गए, ठीक है। तो ही मेड एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा फ्रॉम बर्लिन रेडियो। बर्लिन में रेडियो स्टेशन से वहाँ से एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा सेटअप किए। रेस्ट फ्री इंडिया यूनिट विद द इंडियन प्रिजनर ऑफ वार इन जर्मनी। तो जर्मनी में जितने प्रिजनर ऑफ वार थे, जर्मनी जब वहाँ गए और जितने प्रिजनर ऑफ वार थे, ठीक है, तो वहाँ से बर्लिन रेडियो स्टेशन से एंटी ब्रिटिश प्रोपेगेंडा वो सेटअप किया, ठीक है। एक मूवी है इनके ऊपर भी, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, आप जरूर देखेंगे तो इनके बारे में, पूरा जीवन के बारे में पता चलेगा और काफ़ी अच्छा से समझने का वहाँ पे मौका मिलेगा। इंडियन नेशनल आर्मी, द माउंट मेजर फुजीवारा जापानीज आर्मी ऑफिसर परसुएडेड कैप्टन मोहन सिंह, प्रिजनर ऑफ वार। तो कैप्टन मोहन सिंह कौन थे, ये भी प्रिजनर ऑफ वार थे, जापान में थे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद, यहाँ जो है, यहाँ पे फ्री इंडिया यूनिट यानी कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था जर्मनी में, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था जर्मनी में, और इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना हुआ था जापान में, ठीक है। दोनों अलग अलग था, आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों अलग अलग था। बाद में फिर दोनों एक ही में मिल गया था, जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे आए, जापान में आए, तो दोनों एक ही में मिल गया था। तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना हुआ था जर्मनी में और इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना हुआ था जापान में। तो इसका स्थापना कौन किया था, कैप्टन मोहन सिंह। किसके कहने पे, तो मेजर फुजीवारा के कहने पे। मोहन सिंह कौन थे, ये भी एक प्रिजनर ऑफ वार थे, ठीक है। मोहन सिंह फर्स्ट कंसीव्ड द आइडिया ऑफ INA इन मलाया। मलाया यानी कि मलेशिया के बारे में बात किया जा रहा है। तब मोहन सिंह जो है INA के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में मोहन सिंह पहली बार सोचे कहाँ, तो आइडिया इनका आया था मलाया में, मतलब मलेशिया में। इन मार्च 1942 कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन वाज हेल्ड इन टोक्यो एंड दे फॉर्म द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो 1942 के मार्च में कॉन्फ्रेंस किया गया था टोक्यो में इंडियन लोगों का, और वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को बनाया गया। द मेजर रोल इन दिस फॉर्मेशन वाज प्लेड बाय रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी आदमी थे, उनके द्वारा इसके बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। दिस वाज फॉलोड बाय कॉन्फ्रेंस इन बैंकॉक। उसके बाद बैंकॉक में भी एक इस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ। फिर रास बिहारी बोस इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द लीग। तो जो लीग बना था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसके प्रेसिडेंट के रूप में रास बिहारी बोस को चुना गया बैंकॉक में। एंड डिसीजन वाज टेकन टू रेज द इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज टू फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। और यहीं पे तय किया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी या आज़ाद हिंद फौज को जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करना चाहिए। बैंकॉक कॉन्फ्रेंस ऑल्सो इन्वाइटेड सुभाष चंद्र टू कम टू जापान। तो बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में ही सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया कि आप जर्मनी से जापान आ जाइए। तो रास बिहारी बोस रिजाइन फ्रॉम द चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन फेवर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के आ जाने के बाद रास बिहारी बोस जो है यहाँ से चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के, ठीक है। और हुआ नेम एज सुप्रीम कमांडर ऑफ INA, और बोस को जो है सुप्रीम कमांडर बोला गया INA का। बोस रिटर्न टू सिंगापुर एंड फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना हुआ था 21 अक्टूबर 1943 को। इसी के 75th एनिवर्सरी पे लाल किले पे झंडा फहराया गया था मोदी जी के द्वारा पिछले साल, यदि आपको याद हो 2018 में ऐसा किया गया था, ठीक है। तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, ठीक है,
एक आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया गया, जिसको कई देशों के द्वारा मान्यता भी दिया गया। जैसे कोई भी जब नया देश बनता है तो डिपेंड करता है उस देश को, कितने देश उसको मानते हैं कि हाँ तुम एक कंट्री हो, है ना। तो कई देशों के द्वारा उसको मान्यता भी दिया गया था, जैसे जापान के द्वारा दिया गया था। इन नवंबर 1943 जापानीज अनाउंस द डिसीजन टू हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड टू INA। 1943 के नवंबर में जापानीज लोग जो थे अनाउंस किए कि उनका जो आइलैंड एक था, अंडमान निकोबार आइलैंड, जापान के कब्जे में था उस समय, वो INA को दे देंगे ताकि INA वहाँ से अपना जो बिजनेस है कंडक्ट कर सके। जापानीज गवर्नमेंट प्रोमिस्ड फुल सपोर्ट टू INA। जापानीज गवर्नमेंट फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया था INA को टू इनेबल इंडिया टू अचीव फुल इंडिपेंडेंस। बोस रिनेम्ड अंडमान एंड निकोबार एज शहीद एंड स्वराज द्वीप। ठीक है, तो बोस जो है अंडमान निकोबार का नाम बदल के क्या किया, शहीद एंड स्वराज द्वीप। ठीक है, अभी उसका तो इस नाम को वापस फिर अंडमान एंड निकोबार ही बोला जाने लगा था आज़ादी के बाद। ठीक है, क्योंकि जो लोग सत्ता में आए थे वो बोस को उतना चाहते नहीं थे। और यहाँ पे अभी दोबारा अभी मोदी जी के द्वारा 3 नाम वहाँ पे किया गया है। ठीक है, एक नील आइलैंड था, एक रॉस द्वीप था, एक रॉस आइलैंड था, और एक स्वराज आइलैंड आई थिंक था। ठीक है, ये तीनों का नाम चेंज करके अभी किया गया, तो इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, जैसे रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। ठीक है, एक हैवलॉक आइलैंड था, सॉरी एक हैवलॉक आइलैंड था, एक रॉस आइलैंड था। ठीक है, एक नील आइलैंड था, ये तीनों का नाम बदल के रखा गया है। तो रॉस आइलैंड को बोस के नाम पे रखा गया, बाकी नील और हैवलॉक का आप लोग बताइए, या फिर सर्च कीजिए गूगल में और खुद उसको याद रखिए, क्योंकि हाल ही में चेंज किया गया, 2018 में ही चेंज किया गया, 21 अक्टूबर को ही। तो हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। ऑन मार्च 1944 द INA कमेंस्ड इट्स मिलिट्री ऑफेंसिव एंड एडवांस टुवर्ड असम। ठीक है, तो मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी जो था, ठीक है, असम की तरफ बढ़ा थ्रू बर्मा एंड क्रॉस्ड इंडियन फ्रंटियर इन 18 मार्च 1944। 18 मार्च 44 को जो है इंडियन फ्रंटियर को क्रॉस कर गया। द INA सोल्जर रीच्ड कोहिमा इन नागालैंड। कोहिमा कैप्चर किया मई 1944 में। हाउएवर द INA फेल्ड टू कैप्चर इम्फाल ड्यू टू फेलियर ऑफ जापानीज टू सप्लाई नेसेसरी मटेरियल ऑल कवर एंड ड्यू टू एडवांसिंग मानसून। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मानसून उस समय बहुत ज़्यादा हो गया था और एक नदी था, नदी क्रॉस नहीं कर पाए थे ये लोग, जिस कारण से इम्फाल को कैप्चर करने में ये लोग असमर्थ रहे, मतलब कैप्चर नहीं कर पाए। और जापानीज की तरफ से फिर ज़्यादा सप्लाई नहीं मिल रहा था नेसेसरी मटेरियल का, जैसे खाने पीने का मटेरियल, दवाई वगैरह का। ठीक है, मीन वाइल द स्टेटस ऑफ वार टर्न अगेंस्ट जापान एंड द ब्रिटिश ट्रूप रिकैप्चर्ड रंगून इन मई 1945। अभी तक क्या हो रहा था कि जापान जीत रहा था, लड़ाई में जो है जापान जीत रहा था। ठीक है, तो जापान का पास अपर हैंड था, लेकिन स्टेटस अब चेंज हो चुका था, जापान अब हारने वाला था। ठीक है, और ब्रिटिश जो है रंगून को दोबारा कैप्चर कर लिया एंड द INA ट्रूप्स वेयर फोर्स्ड टू सरेंडर एंड मेड प्रिजनर। जिस कारण से क्या हो गया कि यदि जापान उस समय नहीं हार रहा होता, मतलब कि स्टेटस जो जापान का था वर्ल्ड वार सेकेंड में वही रहता, तो INA और आगे बढ़ता उस समय, लेकिन जापान का स्टेटस उस समय चेंज हो गया, वो हारने के पोजीशन पे आ गया और रंगून पे दोबारा कब्जा हो गया ब्रिटिश का, जिस कारण से जो INA के जितने भी सोल्जर थे उनको सरेंडर करने के लिए बोला गया और उस सबको प्रिजनर बना लिया गया। 3 महीने बाद सुभाष चंद्र बोस को एयर क्रैश में किसी तरीके से मार दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट इसकी पुष्टि नहीं करती, मतलब कि इनका डेथ कैसे हुआ एक किसी भी डॉक्यूमेंट में आज तक नहीं बताया गया, लेकिन बोला जाता है कि अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस का हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन इनका कोई अभी तक वैलिड डेट पता नहीं है किसी को, वैलिड मंथ पता नहीं है किसी को, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, किसी को नहीं पता है। ठीक है, बोस सेटअप द 2 INA हेडक्वार्टर इन रंगून एंड सिंगापुर। बोस जो है 2 जगह हेडक्वार्टर सेटअप किए थे INA का, एक रंगून में, एक सिंगापुर में। द INA हैड 3 फाइटिंग ब्रिगेड नेम्ड आफ्टर गांधी जी, आज़ाद एंड नेहरू। तो INA में 3 फाइटिंग ब्रिगेड था, एक था गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। ठीक है, और एक महिला ब्रिगेड था जिसका नाम था रानी झांसी ब्रिगेड। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया था, तीनों ब्रिगेड के मिला करके, तीनों ब्रिगेड में जो जो इंपॉर्टेंट मेंबर थे, इन तीनों को मिला करके एक नया ब्रिगेड बनाया जिसको सुभाष ब्रिगेड बोला जाता था। ठीक है, हालांकि ऑफिशियली सुभाष ब्रिगेड नहीं बोला जाता था, लेकिन ये तीनों के सोल्जर आपस में मिल करके ग्रुप बना लिए थे, जिसको जो अपने आप को सुभाष ब्रिगेड की तरह बोलते थे। ठीक है, रानी झांसी ब्रिगेड वाज द वुमेन्स ब्रिगेड ऑफ INA। रानी झांसी ब्रिगेड जो था वुमेन्स ब्रिगेड था INA का। द ओवरसीज इंडियन कंट्रीब्यूटेड हैवीली इन टर्म ऑफ मनी एंड मटेरियल। जो ओवरसीज इंडियन थे, जो विदेशों में रहने वाले इंडियन थे, इस INA को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, हर तरीके से किए, मनी से, मटेरियल से, यहाँ तक कि कुछ लोग तो लड़ने के लिए भी आए। बोस इन ब्रॉडकास्ट ऑन आज़ाद हिंद रेडियो, एक आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना किया गया था, क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि आज़ाद हिंद सरकार ही पूरा स्थापित किया गया था, इसका बैंक बनाया गया था, है ना, इसका करेंसी भी छापा गया था। तो बोस जो है आज़ाद हिंद रेडियो का स्थापना किए, वहाँ से एक ब्रॉडकास्ट किए थे और गांधी जी को पहली बार फादर ऑफ नेशन बोस के द्वारा बोला गया था। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है, क्योंकि कोई मतलब कि तुम यदि कोई गेस करना चाहे, तुक्का लगाना चाहे, तो कभी भी वो नहीं सोच सकता कि बोस और गांधी जी के बीच में इतना ज़्यादा मतलब कि वैचारिक मतभेद था, फिर भी गांधी जी को जो है
सुभाष चंद्र बोस फादर ऑफ नेशन बोलेंगे तो कोई तुक्का लगा नहीं सकता वहाँ पे, तो फिर वो दूसरा जो ऑप्शन जो बोस के फेवर वाले होंगे उनको लगा देगा या गांधी जी के फेवर वाले को लगा देगा। तो याद रखिए कि गांधी जी को फर्स्ट टाइम फादर ऑफ नेशन कौन बोला था, तो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। गांधी जी रिटर्न द कम्प्लीमेंट बाय डिस्क्राइबिंग सुभाष एज द प्रिंस एमंग पैट्रियट्स। गांधी जी जो है फादर ऑफ नेशन जो उनको बोला गया, तो उसके रिटर्न में सुभाष जी को क्या बोले, सुभाष चंद्र बोस को, कि प्रिंस एमंग पैट्रियट, तो जितने भी पैट्रियट है, जितने भी देशभक्त है उसमें राजा है ना, ऐसा गांधी जी के द्वारा बोला गया सुभाष चंद्र बोस को। इसके रिटर्निंग में बोल सकते हैं, फादर ऑफ नेशन के रिटर्निंग में, ठीक है। द स्लोगन ऑफ INA वाज जय हिंद एंड दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया था, और जय हिंद का स्लोगन भी INA के द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पढ़े INA के बारे में। इसके आगे से हम लोग कल मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।